क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध हो सकता है? किस तरह से हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को देखें जिसमें उन्होंने कहा कि कराची का रास्ता क्रीक से होकर जाता है, या थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान कि वाहिगुरु ने चाहा तो जवान जल्द उस पार होंगे। इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन, जनरल टाइनी ढिल्लन स्टूडियो में आज तक में हमारे साथ हैं। और जनरल ढिल्लन ने अभी ही ऑपरेशन सिंदूर पर एक किताब लिखी है। स्वागत है सर आपका। पुलवामा से लेकर पहलगाम, पुलवामा के समय आप कश्मीर में कोर कमांडर थे और उस समय हम लोगों ने आपके ऑपरेशंस को कवर भी किया था। पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद गौरव, और आपके दर्शकों को शुभ दिन सबको और जय हिंद। जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है, आपके दर्शकों के लिए कराची और सर क्रीक ये जो पाकिस्तान का सदर्न हिस्सा है, जो दक्षिण वाला हिस्सा है जो अरेबियन सी के साथ लगता है, और सर क्रीक जहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट होता है, लैंड बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो अगर कराची जो है उनकी एक इकोनॉमिक कैपिटल है, कराची उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाला तमाम जो उनका व्यापार है वो कराची से होता है। तो ये कि कराची उनकी एक वनरेबिलिटी है, वो हमारी रेंज के अंदर है और हिंदुस्तान के बहुत नज़दीक है। तो ये उन्होंने एक बार पाकिस्तान को जताया है। और सर क्रीक में भी अभी वो कुछ अपने फ़ौज को बढ़ावा दे रहे थे या नंबर बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि कराची का रास्ता क्रीक से होकर के जाता है, यानी कि अगर आप क्रीक में कुछ करेंगे तो उसका असर कराची के ऊपर भी पड़ सकता है। क्या केवल क्रीक तक? आप थल सेना अध्यक्ष का भी आप बयान सुनिए, रक्षा मंत्री का बयान सुनिए, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने जो डिटेल्स दिए किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और भारत की क्षमता क्या है, क्या ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कुछ करने की फिराक में है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ मई में 4 दिन की लड़ाई चली जिसका बुक में जिक्र है, वो जब हम एकदम ऐसी पोजीशन में थे, बहुत से देशवासी, बहुत से बुद्धिजीवी ये बात मानते हैं और बोलते हैं कि इंडिया ने अभी 2-3 दिन और युद्ध जारी रखना था, पाकिस्तान को और नुकसान करना था। और इंडिया ने एकदम से वो युद्ध, जो पाकिस्तान ने जब एक सीज फायर का भीख मांगा, तो इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि थोड़ा और मारना चाहिए था। एयर चीफ साहब ने खुद ये बात बोली जी। लेकिन होता क्या है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं, हम एक जिम्मेदार देश हैं, हम एक जिम्मेदार मिलिट्री हैं। और हम नहीं चाहते थे कि जो हमारा डिक्लेयर्ड एम था या जो हमारा लक्ष्य था, जब हमने उसको अचीव कर लिया, जब हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, कि उसके आगे बिना मतलब के जंग को जारी रखें और दोनों तरफ से नुकसान हो, पाकिस्तान का खास करके मिलिट्री और इकोनॉमिक नुकसान हो। तो हमने वो सीज फायर एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी जो बात आपने बोली कि एयर चीफ साहब, आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री जी ने बात बोली है, वो ये बयान करती है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधरा, पहली बार तो हमने संयम बरता था, हमने जिम्मेवारी दिखाई थी, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं बदला तो अब दूसरी बार अगर हम जंग में जाते हैं तो फिर हम संयम नहीं दिखाएंगे, फिर हम जो कार्य लेकर निकले उसको पूरा करेंगे। और वो उस संदर्भ में जो आर्मी चीफ ने बोला भूगोल, कि भूगोल को बदल दिया जाएगा, तो वो उस संदर्भ में था। तो अगर दोबारा से पाकिस्तान कोई गलत हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वो 4 दिन के बाद शायद नहीं रुकेगा, ऐसा ये तीनों स्टेटमेंट से जाहिर होता है। तो 10 मई को आपका कहना है कि पाकिस्तान ने भीख मांगी सीज फायर के लिए, 10 मई को। अभी अक्टूबर आते आते वो फिर धमका रहे कि अब की बार हम 2000 किलोमीटर लंबी मिसाइल मारेंगे। ये क्या मानसिकता है पाकिस्तान की? देखिए, ये जो भी मिसाइल की वो बात कर रहे हैं, जो मारेंगे, ये मिसाइल और मारने के उनकी जो इंटेंशन थी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी थी, तो तब क्यों नहीं मारी? क्यों नहीं मारी? मतलब ये है कि उनको मारने नहीं दिए। उनका जब 10 मई को हमने सुबह 11 एयर बेसिस पे हमला किया, 6 मई को जो हमने 9 टेरर टारगेट पे हमला किया, उनकी ये मिसाइलें धरी की धरी रह गई। हमारी एक भी मिसाइल को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। हमने जहाँ चाहा वहाँ मारा टेरर टारगेट पे। और 10 मई को जब हमने जवाबी हमला किया तो 11 एयर बेसिस को हमने प्रिसीजन से
2 एयर स्ट्रिप्स एक एयरफील्ड के ऊपर चलती हैं, ऐसे क्रॉस बनता है, जहाँ पे क्रॉस का सेंटर है हमने वहाँ पे मिसाइल मारी ताकि दोनों एयर स्ट्रिप्स जो हैं वो आउट ऑफ एक्शन हो जाएं। तो अगर उस टाइम पे ये कुछ नहीं कर पाए और हमारा एक भी मिसाइल को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, उनका एयर डिफेंस डाउन था, उनकी एयरफोर्स उड़ नहीं रही थी, हम 300 किलोमीटर अंदर जाके उनके हवाई जो हवा में उनके दायरे थे उनको हिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर वो सीज फायर की डिमांड या रिक्वेस्ट या बेगिंग नहीं करते तो जो उनकी हालत होती, मिलिट्री तो ध्वस्त होती, इकोनॉमिक भी जो उनकी दशा होती, वो पाकिस्तान सहन नहीं कर पाता। तो आपका कहना है ये पाकिस्तान की गीदड़ भपकी है कि पाकिस्तान इस स्थिति में है ही नहीं कि वो भारत से युद्ध लड़ सके। आप क्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अनफिट फॉर वॉर है, नॉट फिट फॉर वॉर है? ये आपका असेसमेंट है, किस आधार पर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जो मेरी किताब है उसमें भी ये बात का जिक्र किया गया है। 14 अगस्त जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, जो इंडिपेंडेंस डे था, दोनों देश, हम भी और पाकिस्तान भी 14 अगस्त या 15 अगस्त को अपने गैलेंट्री अवार्ड्स की डिक्लेरेशन करते हैं कि जिन जिन लोगों ने बहादुरी के तमगे जीते उनका नाम आता है, लिस्ट अखबारों में आती है और हम पब्लिश करते हैं। हमने अपने नाम दिए, जैसे DGMO लेफ्टिनेंट जनरल घई को अवार्ड मिला है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, तो हमारे अखबार में आई, फोटो भी आई। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को 138 जवान और ऑफिसर्स को जो शहीद, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर की जंग में मारे गए 138, ऑपरेशन सिंदूर बोला उन्होंने, जो अपने नाम से बोलते हैं, बनियानुल मरसूस, और उसको उन 138 को उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड दिए। वो अवार्ड की लिस्ट पाकिस्तान का समा टीवी है, उसने वो लिस्ट घोषित की। और जब लोगों ने पूछना शुरू किया, अगर आपके 138 मर गए हैं जिनको आप अवार्ड दे रहे हो और जिनको अवार्ड नहीं मिला उनको मिलाकर तो बहुत सारे मर गए होंगे, तो आप तो हमको बोल रहे हो हम जंग जीत गए। तो एकदम से हफड़ा दफड़ी में वो जो समा टीवी की लिस्ट थी उसको निकाल दिया। मैंने किताब में पूरा उसका जिक्र किया। तो मुझे पूरा विस्तार से आप समझाने का प्रयास कीजिए कि 9 पाकिस्तान के टेरर कैंप्स आपने भारतीय सेनाओं ने मारे, सेना और वायुसेना ने, जिसमें मुरीद के और बहावलपुर शामिल है, यानी पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब सूबा, जिसको पहले कभी नहीं मारा था आपने इन रिस्पॉन्स टू टेरर। हमारी सेनाओं ने पंजाब मारा, 9 टेरर कैंप्स, 6 रेडार स्टेशंस, 11 एयरबेसेस, एक एवैक्स हवा में मारा। तो एक एवैक्स में 4-5 अफसर तो बैठे ही होंगे, अफसर और JCO जवान उनके, एयर उनके। अच्छा, फिर उनके 5-6 विमान हवा में गिराए, 4-5 विमान जमीन पे ध्वस्त किए, 11 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए, 138 जवानों को तो उन्होंने गैलेंट्री मेडल दिए। अगर 138 को गैलेंट्री मेडल दिए तो कितने मरे होंगे, आपका क्या अनुमान है? और जो प्यूनिटिव स्ट्राइक्स भारतीय सेना ने की, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमने जितने भी आपने वो जिक्र किया, हवाई जहाज़ों का या एयर बेसिस का या टेरर कैंप्स का, या 138 जो शहीद उनके जिनको बोलते हैं वो, उनको गैलेंट्री, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, इनका एविडेंस है, इनका प्रूफ है, इनका जो जो हम बोलते हैं सबूत है। चाहे वो सैटेलाइट इमेज है, चाहे वो फोटोग्राफी है, चाहे वो वीडियोग्राफी है। पहले उसकी पोजीशन क्या थी और स्ट्राइक होने के बाद में पोजीशन क्या थी, हमने एक एक चीज़ का प्रूफ दिया। यहाँ तक कि जो ग्राउंड पे हैंगर था, जिसमें F-16 एयर चीफ साहब ने बोला कि 4 से 5 F-16 वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए हैं, उसका हमने एविडेंस दिया है, प्रूफ दिया है, सबूत दिया है। लेकिन जो पाकिस्तान बोलता है वो बिना सबूत के है। वो हर रोज़ एक आधा बढ़ा देते हैं, पहले 5 था, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, करते करते पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। हमारे तमाम जो चीज़ें हैं वो सबूत के साथ हैं। जब 138 को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया मरणोपरांत, जैसे वो शहीद बोलते हैं, तो अब ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने जो मरे हैं लड़ाई के दौरान, लेकिन उनको गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। अगर 138 का नाम गैलेंट्री अवार्ड में है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मरे हैं, ज़्यादातर ये लाइन ऑफ कंट्रोल में हुआ है, जिसका बुक में पूरा एक चैप्टर है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, बहुत घमासान लड़ाई हुई है, जो खास करके मीडिया में किसी चैनल के किसी रीज़न के कारण, क्योंकि रिमोट था, दूर था, कवर ज़्यादा उतनी नहीं हो पाई जितनी इंटरनेशनल बाउंड्री की लड़ाई कवर हुई। तो अगर 138 को शहीद की तरह तमगा दिया गया है तो कम से कम 400 के आसपास तो होने चाहिए जो मरे हैं। उनमें से 138 को माना गया कि शायद इन्होंने कोई बहादुरी का काम किया। अच्छा, आपने LOC पर फायर असॉल्ट का जिक्र किया। एक खबर जो मुझे पता थी और जो मैंने आज तक और इंडिया टुडे दोनों पर हम लोगों ने चलाई भी है, वो खबर बहुत आग की तरह फैली नहीं, जबकि वो बहुत बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान की सेना की 2 बटालियंस की इंटरचेंज हो रही थी। उस समय भारत का फायर असॉल्ट आया।
लीपा वैली में क्या हुआ, आप हमें उसके बारे, उस फायर असॉल्ट के बारे में लीपा वैली में और ओवरऑल एलसी पर फायर असॉल्ट के बारे में क्या बता सकते हैं, उससे क्या संदेश गया? जैसा कि मैंने पहले बोला कि इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर तो ड्रोन्स और मिसाइल्स की लड़ाई हो ही रही थी, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक्चुअल में आर्टिलरी की लड़ाई और आमने सामने की लड़ाई हो रही थी, जिसमें जैसे आपने लीपा वैली का जिक्र किया, इसी तरह कई ऐसे लोकेशन हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की जिसका जिक्र है किताब में भी। और विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, जो लीपा वैली में हुआ, जो फायर असॉल्ट हुआ, उसमें पाकिस्तान की फिजिकल कैजुअलिटी जवानों की, अफसरों की बहुत हुई हैं। और आर्मी चीफ साहब ने जब वो ये बुक को रिलीज़ कर रहे थे, उन्होंने वहाँ बोला कि उनके ब्रिगेडियर का एक इंटरसेप्ट है कि फाइलें वाइलें छोड़ो और भागो मुजफ्फराबाद। तो ये लीपा वैली का है। और जो फायर असॉल्ट होता है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, फायर असॉल्ट होता है कि आर्टिलरी का, तोपखाने की गन से दुश्मन के किसी ठिकाने पर फायर किया जाए। एक तो होता है कि यहाँ पर गन लगी है, यहाँ दुश्मन का ठिकाना है, तो ये गन ने फायर किया, लेकिन उसका ज़्यादा असर करने के लिए ज़्यादा गन्स की ज़रूरत होती है जी। और एक तरीका होता है कि सारी गन्स को इकट्ठा करो एक जगह पे और वहाँ से फिर इकट्ठी फायर करो और दुश्मन पे एकदम ताबड़तोड़ हमला करो। लेकिन पहाड़ी इलाके में गन्स इकट्ठी करनी मुश्किल होती है। तो अगर ये टारगेट है तो कुछ गन्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, कुछ यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, कुछ यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, और लीपा वैली जो है नीचे है और हम शमशाबारी के ऊपर से हम उनको देख सकते हैं। तो अलग अलग गन्स जो डिप्लॉयड हैं और जिसको वो टारगेट एरिया या लीपा वैली जैसा बोल रहे हो, वो रेंज में है, लेकिन जितनी दूरी गन की है टारगेट से, उसके हिसाब से जो बॉम्ब जाता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हवा में कितने सेकंड रहता है वो। तो एक चीज़ होती है टाइम ऑन टारगेट। अगर हम 60 गन्स का फायर कर रहे हैं या 40 का कर रहे हैं या 30 का, जितना भी है, तो वो अलग अलग गन्स की जो डिस्टेंस है टारगेट से और गन की जो खुद की काबिलियत है, उसके हिसाब से हवा में जो उड़ान का समय है वो अलग अलग होता है। लेकिन टाइम ऑन टारगेट, अगर 6:30 बजे हमने सोचा कि फायर असॉल्ट करेंगे, तो अगर 6:30 बजे तमाम गन्स का फायर वहाँ नहीं पहुँचा तो दुश्मन अलर्ट हो जाता है, भाग दौड़ करके कभी छुप जाता है, कभी बंकर में चला गया, तो कैजुअलिटी कम होती है। लेकिन सभी गन्स कहीं से भी फायर कर रही हो, अगर टाइम ऑन टारगेट सेम है तो वो ध्यान रखा जाता है कि इसका 40 सेकंड का उड़ान का समय है तो ये 40 सेकंड पहले फायर करेगी, इसका 20 सेकंड है तो जो 20 सेकंड पहले फायर करेगी, लेकिन टारगेट के ऊपर सब इकट्ठे पहुंचेगी। उसको कहा जाता है फायर असॉल्ट। और उसका सबसे बुरा असर पड़ा कि एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के, आपके इंडियन आर्मी के इंटरसेप्ट का, कि अपने फाइल छोड़ो, मुजफ्फराबाद भागो। मुजफ्फराबाद, इसका मतलब उनको ठोक दिया बुरी तरह। वहाँ पे बहुत कैजुअलिटी हुई पाकिस्तान की, जो तो खबरें 11 एयरबेस ठोक दिए, 6 रेडार स्टेशन ठोक दिए, 9 कैंप्स टेररिस्ट के ठोक दिए, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब सूबा है जिसको पहली बार इतना ठोका गया। उसके बावजूद उनके आर्मी चीफ ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। दुनिया की किसी फौज में क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जितनी कैजुअलिटी हुई, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स की है, चाहे वो टेरर टारगेट्स की है, चाहे वो एयर बेसिस की है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, रडार्स की है, जहाँ जवानों की और अफसरों की फिजिकल कैजुअलिटी जो है, इतनी कैजुअलिटी किसी और आर्मी में होती तो उस आर्मी का आर्मी चीफ को पक्का सैक कर दिया जाता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी आर्मी की इतनी कैजुअलिटी हुई है, आपकी मिलिट्री फोर्सेस की इतनी कैजुअलिटी हुई हैं और आपको उसके बाद में किसी तरह का रिवॉर्ड या प्रमोशन दी जाती है। तो ये आई थिंक डिफरेंट आर्मीज, एनी आर्मी इन द वर्ल्ड, वो इसको अलग नज़रिए से देखते कि इतनी बुरी हार है। ये तो हार ही नहीं, हम अपनी कैजुअलिटी बता ही नहीं रहे हैं। कैसे उस जवान का बच्चा जिसने जान दी, पाकिस्तान के जवान का बच्चा जिसने लीपा वैली में जान दी, कैसे वो बोल सकता है कि मेरा बाप ने बहादुरी का काम किया और मुझे गर्व है? आपने उस बच्चे से वो मान छीन लिया है, उसका वो जो एक सम्मान था वो छीन लिया कि उसका बाप देश के लिए मरा है। कारगिल में आपने उस बच्चे को अपने बाप की बॉडी नहीं दी, आप अपने जवानों के पार्थिव शरीर जो हैं वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोड़कर चले गए। जब इंडियन आर्मी ने ऑफर किया कि आप ले जाइए इनको सीज फायर के बाद, तब भी आप लेकर नहीं गए। तो पाकिस्तान आर्मी में इसका मतलब कोई ऑनर, कोई आत्मसम्मान, कोई आर्मी का कोड तो है ही नहीं फिर। देखिए, जो आर्मी के ऑनर कोड्स होते हैं, जो ईथोस होती हैं, जो ट्रेडिशन होती हैं, जो रेजिमेंटेशन होती हैं, ये बहुत उच्च लेवल की होती हैं। उसमें नुकसान फ़ायदा नहीं देखा जाता। उसमें यह कहा जाता है कि ये मेरी फ़ौज का दस्तूर है, क्या ऑनर कोड है, ये मुझे करना ही करना है। इंडियन आर्मी का ऑनर कोड है, वी डोंट लीव एनीवन बिहाइंड। हम किसी को पीछे छोड़ कर नहीं आते, इवन नॉट इवन आवर डेड।
जो वीर गति को भी प्राप्त होते हैं, हम उनके भी पार्थिव शरीर को पीछे छोड़कर नहीं आते, हम साथ लेकर आते हैं। ये हमारा ऑनर कोड है, ये हमारा दस्तूर है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी छोड़कर गई, और यहाँ तक कि आप जो कैजुअलिटी हुई हैं आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। टीवी पे समा टीवी ने दे दिया तो आप उसको उतार रहे हो वहाँ से। तो क्या संदेश जाएगा उस परिवार को जिनका जो हेड ऑफ द फैमिली है देश के लिए लड़ते हुए सो टू से शहीद हो गया। तो अलग अलग ऑनर कोड रहते हैं अलग आर्मीज के। उनका आर्मी चीफ तो ब्रीफकेस में कुछ पत्थर वत्थर लेकर अमेरिका को सेल्समैन की तरह बेच रहे हैं। उन्हीं के देश में, उन्हीं की पार्लियामेंट में उनकी बड़ी थू थू हो रही है। तो जब पाकिस्तान की इस तरह से थू थू होती है तो वो इंडिया पर अटैक कर देते हैं अपने देश को जोड़ने के लिए। क्या उसका अंदेशा है अभी? देखो, पाकिस्तान में जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, या जैसे आज की तारीख में देख लिए पाकिस्तानी रुपया और डॉलर का क्या रेट है, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का क्या रेट है, आटा चावल चीनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनका क्या रेट है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं। तो ये आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जो नॉर्मल सिटीज़न है उसकी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी दूभर हो रही है। लेकिन जो हुक्मरान हैं वो देश के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल जो आपने ब्रीफकेस की बात करी, बलूचिस्तान केपीके में बहुत रिसोर्सेज हैं और आप उनको बेच रहे हो और आपकी पब्लिक जो है वो त्राही त्राही कर रही है। और उसमें जब वो पब्लिक सवाल पूछती है तो एक ही तरीका है उनका ध्यान हटाने के लिए कि कश्मीर में कुछ कर दो, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कर दो। उसमें फिर पूरी पाकिस्तान की पब्लिक एकजुट हो जाती है। सो यही हुआ जब कश्मीर में बिल्कुल खुशहाली चल रही थी तो पहलगाम कर दिया और पाकिस्तान में बुरा हाल था। और अभी जबकि दोबारा से कश्मीर उभर रहा है, इंडिया जीत गया है ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान की हालत अभी भी वही है, अभी भी उधार के पैसे के ऊपर देश चल रहा है। तो नकारा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, हमें तो तैयार रहना है। तो वो न केवल उधार के पैसे पर जी रहा है, वो अपने देश के टुकड़े कर करके बेच रहा है। जैसे ग्वादर उसने दे दिया चाइना को, अब खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ पसनी देना चाहते हैं अमेरिका को। तो एक ही समुद्र तट के दो छोर अगर वो अमेरिका और चाइना को देना चाहते हैं तो क्या पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा इस तरह से? आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, ग्वादर जो है सऊदी अपना अरेबियन सी की तरफ, हाँ, पर्शियन गल्फ की तरफ ग्वादर पोर्ट है, वो चाइना के पास है। करेक्ट। उसी सी कोस्ट पे अगर आप थोड़ा सा 70 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ जाओ तो पसनी है। और पसनी की जैसा बात कर रहे हो, पसनी को अभी बात चल रही है कि अमेरिका को देना है। नो, चाइना और अमेरिका को दो पोर्ट जो कि आपस में सिर्फ 70 किलोमीटर दूर हैं वो देने, इससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती डीपर देन द सीज एंड हायर देन द माउंटेन्स, चाइना नहीं चाहेगा कि उससे 70 किलोमीटर दूर अमेरिका का बेस हो और अमेरिका नहीं चाहेगा कि उससे 70 किलोमीटर दूर चाइना का बेस हो। तो देखिए इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे क्या होता है। कि और इस क्षेत्र में अमेरिका एक बार फिर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे बगराम का वो एयरबेस चाहता है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। आप इस चेंजिंग इक्वेशन को किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है इस समय और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इस क्षेत्र की अगर आप भूगोल इस क्षेत्र का अच्छे से देखो, नक्शे के ऊपर देखो, जो इंडियन ओशन है और उसके बाद में अरेबियन सी, उसके बाद में आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के वेस्ट में है द पर्शियन गल्फ, जो कि पूरा दुनिया का जो खनिज है, तेल है, वो वहाँ से निकलता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जो पर्शियन गल्फ का मुख्य है, करेक्ट, द्वार है जो। उसके सामने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, उसके थोड़ा आगे पसनी है। वेस्ट में ईरान है जो कि अभी भी अनफिनिश्ड एजेंडा है, अभी भी वो बात पूरी तरह से सेटल हुई नहीं है वेस्ट के साथ। ऊपर अफगानिस्तान है, अगेन अनफिनिश्ड एजेंडा है, बात पूरी तरह सेटल हुई नहीं है, बगराम एयर बेस वापस चाहिए। उसके ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है और वहाँ जाने के लिए अगर उनसे व्यापार करना तो ये रास्ता सबसे अच्छा है। ऊपर चाइना है, अगेन कॉम्पिटिटर है, ऊपर रशिया है, अगेन कॉम्पिटिटर है, और ईस्ट में इंडिया है। इंडिया कभी भी किसी भी हालत में एयर बेसिस या एयर स्पेस नहीं देगा। तो इस पूरे एरिए में अगर आपने अपना कंट्रोल जाहिर करना है और अपना इंटरेस्ट को कायम रखना है तो पाकिस्तान ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ पे समुंदर के रास्ते आ भी सकते हैं और ज़मीन के रास्ते आगे अपना प्रभाव भी प्रदर्शित कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान को इस समय ऐसा लगता है कि अगर वो इस एरिया को एक भाग दे देगा अमेरिका को, एक भाग दे देगा चीन को, एक समझौता कर लेगा सऊदी अरेबिया के साथ, तो वो भारत में आतंक फैलाता रहेगा और भारत फिर पलटवार नहीं कर पाएगा?
अंग्रेजी की कहावत है पुटिंग योर फीट इन टू बोट्स। अगर आप दो कश्तियों में पैर रख के समुद्र में चलोगे तो कहीं ना कहीं गिरोगे। और समुद्र की गहराइयों में बहुत कुछ है, शार्क भी हैं, ऑक्टोपस भी हैं, बहुत कुछ है। तो वहाँ पे सिक्योर, तो ये जो पाकिस्तान और अमेरिका को एक साथ दो बेस देना, ये इंटरनेशनल रिलेशन में कंपैटिबिलिटी फैक्टर के बीच में नहीं आते हैं। दे आर इनकम्पैटिबल एंटिटीज। और अभी पाकिस्तान इसको कैसे खेलेगा, कैसे करेगा, जैसे पहले बात की कि अगर अमेरिका आ रहा है तो चाइना को गवारा नहीं होगा वो। और अगर अमेरिका आ जाता है और चाइना का बेस 70 किलोमीटर दूर है तो वो अमेरिका को गवारा नहीं होगा। 70 किलोमीटर आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। छोटे से छोटे हथियार भी 70 किलोमीटर की रेंज करते हैं। छोटे से छोटा सर्विलेंस सिस्टम भी, जासूसी के जो आले हैं, वो देखता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो नॉट अ हैप्पी सिचुएशन फॉर आइदर ऑफ द थ्री। ना अमेरिका के लिए अच्छा है, ना चाइना के लिए, ना पाकिस्तान के लिए। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। और इसको कैसे हैंडल करेगा पाकिस्तान? अभी तो क्योंकि मिलिट्री की चलती है, हाँ, तो जो आर्मी चीफ बोलेगा वो होगा। कल को अगर डेमोक्रेसी पनपती है और डेमोक्रेसी आती है, अभी पार्लियामेंट में सवाल हुए हैं, पार्लियामेंट में लोगों ने पूछा है कि आप कैसे रेयर अर्थ मिनरल को ब्रीफकेस में लेके जाके दिखा रहे हो। नहीं, लेकिन कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। और एक तलवार है इमरान खान जो जेल में है और वो नफरत करता है आसिम मुनीर से। दूसरी तलवार है आसिम मुनीर जो बाहर है, वो इमरान खान को जेल में ही रखेगा। और अगर इमरान खान बाहर आ गया तो आसिम मुनीर खत्म। अगर आसिम मुनीर की सत्ता है तो क्या इमरान खान खत्म भी हो सकते हैं? क्या इस तरह की स्थिति है पाकिस्तान में? क्योंकि आज तक तो हमने देखा नहीं कि कोई डेमोक्रेसी वहां बच पाई हो। जुल्फिकार अली भुट्टो को सेना ने टांग दिया था, बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी थी, नवाज शरीफ देश छोड़ के चले गए थे। या तो आप बूट पॉलिश बन के रहो शहबाज शरीफ की तरह, पिछलग्गू बने रहो आर्मी के, या इमरान खान की तरह जेल में रहो, या बेनजीर की तरह कोई गोली मार देगा। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, अभी आपने नाम लिए इमरान खान से लेकर भुट्टो से लेकर बेनजीर तक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में नाम अहमियत नहीं रखते। वन नेम विल कम, अदर नेम विल गो। आज इमरान खान है, कल को कोई और आएगा। पाकिस्तान में जो चीज़ अहमियत रखती है कि क्या आर्मी और पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट कर सकते हैं इन अ स्ट्रक्चर द वे वर्ल्ड सीज इट। जैसे इंडिया में है डेमोक्रेसी सुप्रीम, द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज द किंग और द पर्सन हु passes the orders to the militaries. Military can never be supreme in India. Military will always take orders from the government of the day. पाकिस्तान में उल्टा है। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी और मिलिट्री को एग्जिस्ट कर सकते हैं द वे दे इट इज सपोज टू बी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भी आर्मी चीफ के साथ बात कर रहा है, उनको भी मालूम है कि सबसे ताकतवर आदमी पाकिस्तान में आर्मी चीफ ही है। अगर इस तरह की हल्लाशेरी या शह जिसको बोलते हैं, जहाँ सपोर्ट मिलती रहेगी, तो डेमोक्रेसी को पनपने का मौका बहुत कम मिलेगा। और वो किसी भी देश की जनता के लिए अच्छी बात नहीं। आर्मी वहां क्या युद्ध लड़ने लायक है? हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा नहीं है, इतिहास भी देखा। अच्छा, वो सीमेंट भी बना रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी बना रहे हैं, कॉर्नर प्लॉट भी बेच रहे हैं, तो क्या ऐसी आर्मी युद्ध लड़ सकती है? पिज्जा भी बना रहे हैं, पिज्जा भी बना रहे हैं, पापा जॉन जनरल। तो देखिए, ऐसे है, एक ही आर्मी है इतिहास में जिसने आज तक एक भी जंग नहीं जीती। द ओनली मिलिट्री जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर, मैं कैप्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, जंग लड़ते हुए आप कैप्चर हो जाइए, वो एक सोल्जरली बात है। जैसे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, उनको 3 दिन में छोड़ना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन कैप्चर होना एक सोल्जरली बात है, कोई बात नहीं, जंग में ऊपर नीचे होता है। लेकिन 93,000 लोगों के पास हथियार, एम्युनिशन, बारूद, जहाज, सब कुछ है। लेकिन आप हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो और साइन करो कि हाँ मैं सरेंडर करता हूँ, वो सबसे बड़ी मिलिट्री डिस्ग्रेस है। और इसका श्रेय पाकिस्तान मिलिट्री को जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर, स्टैंडिंग सरेंडर ऑफ 93,000। पाकिस्तान तो हमेशा बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, टी इज़ फैंटास्टिक, टी इज़ फैंटास्टिक। एक कप चाय पिलाई, हमने 93,000 लोगों को सालों साल स्कॉच पिलाई, गोल्फ खिलाया, खाना खिलाया। अगर 3 टाइम का खाना, 3 टाइम की चाय और स्कॉच और गोल्फ शामिल कर लो इंटू 93,000, हम तो नहीं बोलते, हम तो नहीं बोलते, क्योंकि तो हमने क्यों अपनी आस्तीन में इतने सांप पाले? मार देना चाहिए था उनको या भेज देना चाहिए था। मतलब मैं इस तरह, क्योंकि देखिए आप तो इतिहास पढ़े हुए भी हैं,
पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया फर्स्ट बैटल ऑफ तराई के बाद, हराने के बाद उसने अगले साल आके मार दिया। हम हर बार आस्तीन के सांप को छोड़ देते हैं, वो फिर आके हमें डस लेता है। और यही अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने सीज फायर मांगा, हमने सीज फायर दे दिया, अब वो फिर हमको धमकी दे रहा है कि मैं 2000 किलोमीटर मिसाइल मारूंगा। तो हम सिविलाइजेशनली हम ये सीखते क्यों नहीं है कि शत्रु जब कमजोर है तो उसे मार दो। शत्रु बोध आजकल बहुत चर्चा में है। अभी चाहे 1971 थे, 93,000 सोल्जर्स थे, हमने उनको यही नहीं कि हमने अपने पास रखा, स्कॉच पिलाई, गोल्फ खिलाया, खाना खिलाया, सिक्योरिटी दी, हमने उनको मुक्ति बाहिनी से बचाया। सही बात है। हमने उनको बांग्लादेशी पब्लिक से बचाया। अगर इंडियन आर्मी उनको लेकर नहीं आती तो वहाँ पर वो एक एक को चीर फाड़ कर देते, करने देते जो पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे तशद्दुद की थी। हाँ। तो इसलिए हम एक अगेन रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री, हम मिलिट्री के जो कायदे कानून हैं, जो मिलिट्री की कन्वेंशंस हैं, जो जिनेवा कन्वेंशन है, जहाँ हमारे अपने खुद के ऑनर कोड्स हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें इतिहास में कल को कोई बोले कि इंडिया ने या इंडियन आर्मी ने ये काम किया था जो कन्वेंशन के अगेंस्ट था। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। तो वो देखिए, कई बार ताव में आके, इमोशन में आके हम बोलना एक्सेप्टेबल है, लोगों का सवाल पूछना जरूरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन जो हमारे सिद्धांत होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और वो हमारी एक फाउंडेशन होते हैं। हम कहते हैं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता के वंशज हैं हम, तो क्या 5000 साल के बाद भी हम कोई ऐसा कार्य कर दें जिससे आने वाली पीढ़ियां इस सभ्यता में अपना विश्वास और इस सभ्यता में सम्मान ना देख पाएं? तो उसकी जिम्मेवारी हम पे है, आज की पीढ़ी पे है, हमारे देश पे है, गवर्नमेंट पे है, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी पे है। ये बहुत बड़ी बात आपने की, क्योंकि पाकिस्तान भी है तो उसी सभ्यता का भाग, लेकिन एक वो अपने आप को मानता नहीं है और दूसरा जो पैसे दे दे उसी को अब्बू मान लेता है। कभी वो अरब को अब्बू मानता है, कभी वो तुर्कियों को अपना अब्बू मानता है। जिस भारतीय सभ्यता से निकला है उसी को वो नहीं मानता। तो ऐसे शत्रु से जब आप डील कर रहे हैं, तो अगर वो अगला अटैक करे तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, इंग्लिश की एक कहावत है, इफ अदर पर्सन इज गोइंग लो, डोंट स्टूप डाउन टू हिज लेवल्स। अगर दूसरा देश या मिलिट्री या आदमी हीनता दिखा रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है जो कि हीन है, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल इन अ सिविल सोसाइटी है, तो आपको अपनी गरिमा बचा कर रखनी है। आप नहीं जा सकते उसके लेवल पे गटर में, क्योंकि वो गटर का एक्सपर्ट है। पाकिस्तान गटर में मतलब है। किसी को भी आप एक बात कर रहा हूँ, उसको आप आगे एक्सटेंशन से कुछ भी कहिए, तो हमारी जो गरिमा है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो वंश है, हमें उसकी गरिमा को कायम रखना है। हमें उस लेवल पे स्टूप डाउन नहीं करना है। अगर वो कोई हरकत ऐसी करता है, हमें उस जगह पे नहीं जाना। हमने अपने मापदंड पे, हमने वहाँ पे उसको डील करना है। तो जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का चक्रव्यूह है, इससे भारत कैसे निकल सकता है? भारत कैसे अर्जुन बनकर इससे निकले, अभिमन्यु बनकर ना अंदर बस घुसे कि निकल ना पाए? किताब में मैंने लिखा है, लास्ट लाइन, भय बिन प्रीत नहीं। जब ये तो रामचरितमानस से है, मैंने कोट किया रामचरितमानस से, कि जब तक भय नहीं है तब तक प्रीत नहीं हो सकती। और वो जो डर है वो अच्छा है। वो डर, थ्रेट इन बीइंग इज बेटर देन अप्लाइंग दैट थ्रेट। जो आपकी शक्ति है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो मिलिट्री है, वो शक्ति का होना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरा कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं दे सके। और अभी हम उस राह पर अग्रसर हैं एज अ नेशन। बहुत बढ़िया बात आपने की। तो मतलब हमको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर आगे चलना है, आप ये कह रहे हैं, हमारी सेनाओं को, हमारे देश को। एब्सोल्युटली। हमारे पास तो देखिए इतने आइडल्स हैं जिनको हम वर्शिप करते हैं। इतने बड़े बड़े हमारे देश ने, हमारी सभ्यता ने हमारे लिए रोल मॉडल्स दिए हैं। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात की, आप शिवाजी की बात कीजिए, गुरु गोविंद सिंह की बात कीजिए, हरि सिंह नलवा की बात कीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस की बात कीजिए। हमारे सामने तो वो रोल मॉडल्स हैं। और आज हम उनको इसलिए पूजते हैं, इसलिए उनका नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दायरे में रहकर अपने आप को, जैसे मैंने पहले बोला, उस लेवल पे ना ले जा कर के लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और दुनिया को आगे का मार्गदर्शन भी किया है।
और हमारी जनरेशन के ऊपर वो भार है, वो जिम्मेवारी है कि हम उसको आगे लेके जाएं, ना कि हम उसमें किसी तरह की त्रुटि आने दें। और इसी को मैं इस हमारी बातचीत का आज अंतिम पड़ाव मानता हूं आज के लिए, लेकिन आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। और जैसा ये पूरा इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, विनय न मानत जल्दी जड़, भय 3 दिन बीत, बोले सकोप राम तब, भय बिन होए न प्रीत। इसका मतलब क्या है कि 3 दिन तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हाथ जोड़कर समुद्र से मार्ग मांग रहे थे कि मुझे लंका जाना है और मां सीता को वापस लेकर आना है, या देवी सीता को वापस लेकर आना है, और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। उसके बाद जब रामचंद्र जी को भी गुस्सा आया और उन्होंने धनुष बाण चढ़ाया, और फिर क्या कहा कि भय बिन होए न प्रीत, अगर कोई आपसे डरता नहीं है तो उसको आपके प्रति लगाव नहीं होगा, वो आपकी बात का सम्मान नहीं करेगा। यही भारत की सोच भी है, यही हमारी सभ्यता की सोच है। जल ढिलो आज तक पर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद गौरव, और धन्यवाद आपके दर्शकों को, और जय हिंद। जय हिंद सर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर